तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो हम लोग आज आ चुके हैं आपका चैप्टर लेकर, मोशन चैप्टर को लेकर आए हुए हैं। और यहाँ से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें जो भी स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और इस जितने भी चीजें हैं, एक्सेलरेशन, इन्फॉर्मेशन, एक्सेलरेशन, त्वरण, ये सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग पूरा क्लियरफाई करेंगे, जो कि बीपीएससी टायर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और साइंस से भी जूझ रहे हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्वेश्चन नहीं बन रही है। तो यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से सभी चीजों को, डाउटों को क्लियर कर सकते हैं आप। तो हम लगातार वीडियो को डाल रहे हैं, आप लोग प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अभी नया नया इस वीडियो को डाल रहा हूं। तो बहुत ही आप लोग को सजेशन की जरूरत भी है। अगर आप लोगों को वीडियो अगर चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप लोग जो लिख लीजिए और लिखकर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग इस चैप्टर को, जो मोशन चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर मैंने किया है इस वीडियो में। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे आगे बढ़ाने का साहस देता है। तो मैं एनसीईआरटी का मोशन चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि इन चैप्टरों से आपके मार्क्स अधिक से अधिक आएंगे ही आएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से लड़ने वाले हैं। तो आप लोग अगर किसी भी पीपीएससी या टीआरई 3 या फिर किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो इसी के साथ हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है वो हम लोग गति पढ़ने जा रहे हैं, मोशन। ये पूरे पीडीएफ को मैंने जो है कि रेडी किया है हिंदी मीडियम में, लेकिन मैंने इसको समझाया है बायलिंगुअल, यानी कि मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है। तो किसी भी मीडियम के बच्चों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। आप लोगों को सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लियर करूंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो हम लोग आ चुके हैं आज अपने चैप्टर 2 में, जो है कि हम लोग चैप्टर 2 में आ चुके हैं। हम लोग चैप्टर 2 आज पढ़ना है, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे जो चैप्टर का जो नाम है वो है मोशन। क्या है? मोशन, जो कि हम लोग एनसीईआरटी से कवर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के, उन सभी लोगों के लिए जो अभी कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बीपीएससी, टीचर्स, टीआरई 3 के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आप लोग कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने 80% जो है साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे फिजिक्स से। तो यहाँ पर जो है कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लें। तो यहाँ पर अभी मैं चैप्टर 2 जो है आप लोग को पढ़ने जा रहा हूँ, जो एक पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का ये मैं सारा टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ बने रहें और हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो पहला हम लोग का जो यहाँ पर डिफिनेशंस है, डिफिनेशंस के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर जो बात किया जा रहा है कि दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ हिंदी में, लेकिन आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातों को समझाऊंगा, तो आप लोगों को समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग आम दिनों में जो देखते हैं, जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, क्या है कि हम लोग कुछ वस्तुओं को रेस्ट में देखते हैं तो कुछ वस्तुओं को हम लोग मोशन में, यानी कि चलते हुए देखते हैं, तो कुछ को रुके हुए देखते हैं। ठीक है? विश्व की चाहे प्रत्येक वस्तु, है ना, चाहे हम अपने रूप से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, सभी लोग सभी चीजें जो है ना कि हम लोग जनरली उसको मोशन में मानते हैं, क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं? रेस्ट में मानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको मोशन की डिफिनेशन को, तो हम लोग मोशन की डिफिनेशन को क्या बोलेंगे? मोशन की डिफिनेशन को हम ये बोलेंगे कि अगर हम किसी भी रुके हुए वस्तु से, अगर हम किसी भी रुके हुए वस्तु से, अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ये पेड़ है, एक मान लिया जाए, और यहाँ से एक जो एक कार, ये एक कार है जो अभी यहाँ पर ये इतने दूरी पर है। ठीक है? लेकिन कुछ समय बाद जो टाइम जो है, अगर देखा जाए तो टाइम कुछ समय के बाद ये कार यहाँ आ जा रही है। ये कार कहाँ आ जा रही है? यहाँ आ जा रही है। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो समय के रिस्पेक्ट में जब कोई भी वस्तु के पोजीशन में, यानी कि उसकी स्थिति में कोई बदलाव आता है ना, इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड रेस्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी रुके हुए वस्तु से, तो जो डिस्टेंस, जो
चेंजेज आती है पोजीशन में, इसी पोजीशन से हम लोग को पता चलता है कि वो वस्तु जो है वो क्या में है, मोशन में है। क्या है, मोशन में है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे की ओर। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी आदि दैनिक जीवन जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी हम लोग चीजें देखते हैं, है ना, वो सब मोशन के कुछ उदाहरण है आप लोगों को। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, प्लैनेट हैं, स्टार्स हैं और गैलेक्सीज हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं मोशन में होते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ आई थिंक कि आप लोग को मोशन चैप्टर का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। यानी कि मोशन चैप्टर का जो डिफिनेशन है वो यह है कि जब हम किसी भी वस्तु को समय के रिस्पेक्ट में और रुके हुए वस्तु के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी वस्तु के पोजीशन में बदलाव आती है तो उसे हम लोग मोशन कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं, मोशन में कहते हैं। क्लियर है। यानी कि हम किसी भी वस्तु से रुके हुए हैं, मान लीजिए कि हम एक घर को डिनोट कर लेते हैं, एक घर को, जैसे एक काम कर लेते हैं कि हम एक सर्कल पा रहे हैं और यहाँ पर एक हमने एक क्या ना डिनोशन दे दिया कि भैया अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं हूँ, फिर यहाँ पर हूँ, फिर यहाँ पे हूँ, फिर यहाँ पे हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी स्थिति क्या हो रही है, बदलते जा रही है। क्या हो रही है, बदलते जा रही है। तो इस पोजीशन जो चेंजेज हो रहे हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी टाइम लगेगा, तो जो समय के साथ और रुके हुए वस्तु के साथ जो दूरी बढ़ती जा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। यानी उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। यहां से आज हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं क्या, रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या होता है, यदि वस्तु स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम काफी देर से एक ही समय, काफी देर से एक वस्तु को उसी वस्तु के उसी वहीं पर देख रहे हैं, यानी किसी भी रुके हुए वस्तु, यानी कोई स्थिर वस्तु के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट में कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम जो है कि हमारा जो टेबल है, डाइनिंग टेबल हो या स्टडी टेबल हो, हम लोग एक बार जहां रख देते हैं सो रख देते हैं, ठीक ना। वो काफी समय, लंबे समय तक के लिए वो वहीं रहता है, यानी कि उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आती है। एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, या 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, समय के रिस्पेक्ट में वो वहीं रहती है। तो ऐसे वस्तु जो समय के रिस्पेक्ट में वो वहीं पर रहे, किसी भी रुके हुए वस्तु के अपेक्षा भी, है ना, वहीं रहे, तो हम लोग उसकी यानी कि पोजीशन में कोई भी बदलाव ना आए, तो उसको, वैसे वस्तु को हम लोग रेस्ट में मानते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्ट में। और जबकि इसके विपरीत वो हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। यानी कि उसके हर समय के रिस्पेक्ट में उस वस्तु की स्थिति में कहीं ना कहीं बदलाव आती है, ऐसे ऐसे वस्तु को हम लोग मोशन में कहते हैं। जैसे मोशन में अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो बहता हुआ जल हो गया, गतिशील व्यक्ति हो गया, है ना, या जितने भी हमारे प्लैनेट्स हो गए वो हो गए, रेलगाड़ी हो गई। ठीक है। जनरली होता क्या है, जब हम लोग रेलगाड़ी से जाते हैं तो रेलगाड़ी की में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब रेलगाड़ी की खिड़की की ओर हम लोग बैठे रहते हैं, खिड़की के पास, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से पेड़ पौधे, गाड़ी मोटर्स और बहुत से रुके हुए वस्तु जितनी भी होती है, बच्चे, बैठे हुए बच्चे, वो सब पीछे की ओर भाग रहे होते हैं, घर पीछे की ओर भाग रहा होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो लोग भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, नहीं, वो पीछे पीछे। लेकिन जनरली हम लोग अगर वास्तविक चीजों से बात है तो हम लोग आगे की ओर भाग रहे हैं, इसलिए वो पीछे की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम अपने को जब भी देख रहे हैं तो हम उसी सीट पर अपने आप को देख रहे हैं जिस सीट पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो इस कारणवश हम लोग किसी भी वस्तु को, है ना, मोशन में कहते हैं, हम अपने आप को मोशन में नहीं कहते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग देख रहे हैं वो हम लोग को रेलगाड़ी को कहेंगे कि रेलगाड़ी जो है वो मोशन में, क्योंकि लोग अपने आप को क्या में मानते हैं, रेस्ट में मानते हैं। हम अपने को क्या मान के चलते हैं, रेस्ट में मान के चलते हैं। आई थिंक क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार गति तथा विरामावस्था एक दूसरे के रिलेटिव है। एक ही वस्तु किसी भी प्रेक्षक के, माने कि किसी भी ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्वर से जो ऑब्जर्व हुआ वो रेस्ट में भी हो सकता है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। क्लियर है। यानी अगर मैं इसका मतलब मैं आपको, आप लोगों को बढ़िया समझा देता हूं। अगर मान लिया जाए कि एक ये व्यक्ति खड़े हैं, इधर से ट्रेन जा रही है,
ट्रेन जा रही है और इधर एक बड़ा सा बिल्डिंग है, तो इस व्यक्ति के हिसाब से मोशन में कौन होगा? ट्रेन। क्या होगा? ट्रेन मोशन में होगा। इस व्यक्ति के हिसाब से ये क्या में है? रेस्ट में है, और इस व्यक्ति के हिसाब से ये क्या में है? मोशन में। यानी कि एक ही व्यक्ति के नजर में, और ये मोशन में है और ये क्या में है? रेस्ट में। अब इस ट्रेन में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अपने आप को रेस्ट में मानेगा और इन लोगों को मोशन में मानेगा। क्या में मानेगा? मोशन में मानेगा। तो एक ही वस्तु के लिए, जैसे ट्रेन बाहर से देखने वाले के लिए क्या में है? मोशन में है, और ट्रेन जो है वो अंदर बैठे हुए वस्तु के लिए, अंदर बैठे हुए व्यक्ति के लिए क्या है? रेस्ट में है। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अब मोशन के टाइप्स पर। सबसे पहले हम लोग मोशन के जो टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है हम लोग का रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है? सरल रेखीय गति, यानी पथ की प्रकृति के अनुसार गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला है सरल रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी कि जब भी कोई वस्तु है ना किसी सीधी रेखा में, सीधी दिशा में है ना चलते रहती है, तो उस वस्तु को इस प्रकार की, इस वस्तु का इस प्रकार का जो मोशन होता है, ऐसे मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। यानी कि वो सीधी दिशा में चलते रहती है, सरल रेखीय गति। ठीक है, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जांपल में आप ट्रेन कह सकते हैं कि ट्रेन की जो गति होती है, यानी जो सीधा सीधा होता है, वो आप देखते हैं ट्रेन एकदम सीधा चलता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ से जो है गति के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जो उसमें अब पहला है जो सरल रेखीय गति, और दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं और वो है सर्कुलर मोशन के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। यानी यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, यानी सर्कुलर मोशन में सर्कल पाथ पर मोशन करता है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन कहते हैं। मान लिया जाए कि ये क्या है कि एक सर्कल है, और इस सर्कल में ही जैसे आप बच्चे को देखेंगे कि बच्चा का एक ट्रेन होता है, और ट्रेन को इस तरह सर्कल बना देता है, और इसी पे जो है ना ट्रेन बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है? चल रहा होता है। ट्रेन क्या होता है? चलता है। तो ऐसे ऐसे घूमकर क्या होगा? रेक्टिलिनियर गोल गोल घूमते रहेगा, गोल गोल घूमते रहेगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में बाबू अगर हम लोग बात करें तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यानी पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर घूमता है ना, परिक्रमा करता है, रिवोल्यूशन करता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं, पृथ्वी का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। क्या मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। सूर्य परिक्रमा नहीं करता, इस बात पर ध्यान रखिएगा। सूर्य अपने सेंटर पर है ना, ब्रह्मांड के सेंटर पर वो पूरी तरीके से स्थिर है, यानी रुका हुआ है, वहीं पर स्थिर है। दूसरा है रोटेशनल मोशन। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति घूमता रहता है ना, अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन के रूप में कहते हैं, जिसका हिंदी होता है घूर्णन गति। एग्जाम्पल में लट्टू, जब लट्टू को हम लोग नचाते हैं तो आप देखेंगे जो वो कील होता है, वो कील के अपेक्षा ही वो नचता रहता है, वहीं पर नचता रहता है। या फिर फर्श पर गति करते हुए गेंद सरल रेखीय के साथ गति के साथ घूर्णन, यानी कि वो अपने ही अक्ष पर घूमते रहता है। हाँ, दूरी तय कर लेता है ना, दूरी तय कर लेता है, लेकिन वो अपने ही रूप में क्या करता रहता है? घूमता रहता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कैसा बोलेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। क्लियर है? चौथा आता है ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि आवर्त गति। जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्त गति यानी ऑसिलेटरी मोशन के रूप में कहते हैं। उदाहरण के रूप में वृक्ष की शाखाओं के इधर उधर लहराना, या फिर आप पेंडुलम देखे होंगे, यानी घड़ी को देखे होंगे। घड़ी में एक पेंडुलम इस टाइप का लगा रहता है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से घड़ी होता है, और ये घड़ी में जो है ना इस तरह से पेंडुलम होता है, जो कि वो इधर और ये इधर की ओर जाता आता रहता है। ठीक है, इधर उधर लहराते रहता है। झूला झूलते बच्चों की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोल तथा ताबों की गति, ये सब के सब ऑसिलेटरी मोशन के उदाहरण हैं। अब हम लोग कुछ बात करेंगे कुछ मूलभूत बातों को, गति संबंधित मूलभूत बातें हैं।
पहले बातें जो हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिससे हम लोग मूल बिंदु के रूप में पढ़ेंगे। किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है, जिसे मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। जैसे अब मान लिया जाए कि हमारे पास ये जीरो है, अब हम जीरो के इस तरफ गए तो पॉजिटिव और जीरो के इस तरफ गए तो निगेटिव। ये हमने कैसे जज किया? ये जीरो हमारा ओरिजिनल बिंदु है, यानी कि हमने जीरो को इंडिकेट कर दिया कि जीरो के जो है कि दाहिने तरफ पॉजिटिव रहेगा और जीरो के लेफ्ट साइड जो है वो निगेटिव रहेगा। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होंगे। और हमारा जो मूल बिंदु है वो है जीरो। क्या है? जीरो। अब हम लोग बात करें गति संबंधी मूलभूत पद। ठीक है, इसमें पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो दूरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या के बारे में? दूरी। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि अगर हम मान लिया जाए कि अगर हम एक घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो यानी हमारे 1 घंटा में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, तो समय के रिस्पेक्ट में जितनी हम दूरी तय करते हैं, है ना, उसे हम डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो कभी राइट तो कभी लेफ्ट, लेफ्ट तो राइट तो सीधा, इधर उधर सभी तरह से होता है। इस तरीके से इसको जो है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है दूरी में, है ना। जो डिस्टेंस होता है उसमें कोई डायरेक्शन ना होने की वजह से इसे स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि कहते हैं। गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ाने पर दूरी का मान सदैव बढ़ता है। जब कोई मोशन में कोई वस्तु है और समय हमेशा बढ़ते जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका दूरी भी, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी आप चल रहे हैं बाइक से 1 घंटा तक चले तो आप लगभग 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिए। फिर अगर 2 घंटे चले, लगातार 2 घंटे चल गए, तो आप 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं जितना समय बढ़ाया जाएगा, डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जिस तरीके से समय बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस जो होता है वो भी बढ़ता होता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी जितना ही टाइम बढ़ाएगा डिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, जितना टाइम घटेगा डिस्टेंस भी उतना ही कम रहेगा। कब? जब स्पीड कांस्टेंट हो तब, यानी कि चाल पूरी तरीके से निश्चित हो। अब जो सेकेंड पॉइंट है हम लोग का कि माना कि कोई वस्तु मूल बिंदु से अपनी गति प्रारंभ करती है, जीरो से, है ना, जीरो से। पहले वो वस्तु बिंदु सी तथा बी से गुजरती हुई ए बिंदु पर पहुंचती है, यानी सी से पहले आएगा, फिर बी पर जाएगा, फिर ए पर आएगा, फिर वो वस्तु पूरा सी बिंदु पर आ जाती है, फिर जो है कि वो सी पर आ जाएगा। बात सुन रही है? सी पे आ जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस देखें, यानी देखा जाए तो पहले ये सीधा की ओर गया, फिर पीछे मुड़ गया, यानी कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरी बात कि जीरो से सी तक की दूरी कितनी थी? 25 किलोमीटर। फिर सी से बी की दूरी कितनी है? तो 10 किलोमीटर। तो यहां तक ओ से लेकर बी तक की दूरी कितनी हो गई? 35 किलोमीटर। अब बी से हम लोग ए तक जाएंगे तो यहां पर 25 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो यानी कि ओ से लेकर ए की दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। अब 60 से फिर सी पर आ गए, तो 60 इधर गए तो माइनस नहीं कर रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, तो क्योंकि समय बढ़ गया। तो 60 से फिर 25, तो 60 और 25 कितना हो जाएगा? आप लोग हो जाएगा 95। 60 और जो 35 होगा, क्योंकि हम लोग इधर से यहाँ तक आएंगे तो 35 हो जाएगा ना। जो 35 होगा, 60 और 35 वो हो जाएगा 95। क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। क्लियर है? और यह एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, है ना, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम डिस्टेंस को मापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर। क्या रखिएगा? एकदम निश्चित आने वाला प्रश्न जो है कि स्पीड को मापने के, डिस्टेंस को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, यानी किस मेजरमेंट यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो वो है हमारा ओडोमीटर इंस्ट्रूमेंट को। अब यहां से हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्टेंस दो चीजों पर आधारित है। एक तो इधर उधर किया तो डिस्टेंस का दिया, लेकिन सीधा डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ विस्थापन।
ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर जो बात आ रही है विस्थापन को बढ़िया तरीके से समझिएगा आप लोग। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु की विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी कि जो सबसे कम जो दूरी तय की गई है ना, पहले के और लास्ट वाले के थी में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये एक सदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्शन में चलता है। क्यों चलता है? डायरेक्शन में, है ना। डिस्प्लेसमेंट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये इन चीजों में होता है जो डिस्टेंस के ये रूप में है। अब एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। माना कि जैसे आप लोग पहले यहाँ पर देख लीजिए कि ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, नॉर्थ ऊपर में, साउथ नीचे। माना कि एक लड़के पहले 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी 3 किलोमीटर पूरब की ओर आ गया, ठीक है, और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर चला गया, ठीक, 4 किलोमीटर। कलर मैं आप लोगों को चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ये जो है, अब बोल रहा है उत्तर की ओर, तब इसका विस्थापन क्या होगा? तो आपको यानी डिस्टेंस अगर आपको पूछेगा कोई, तो आप बोलिएगा सर 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो बस ये सीधा वाला डायरेक्शन देना है कि आपको यहां से भी आप यहाँ पहुंच सकते थे। तो यहाँ के लिए आप क्या करेंगे, ये एक 90 डिग्री फॉर्म करता है, इसलिए हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आप जानते हैं। तो यहां से आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस बराबर √4 का स्क्वायर माइनस +3 का स्क्वायर। तो यहाँ में कितना आ जाएगा, 16 और 9 25 यानी कि 5, कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो ये इस तरीके से आप जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग कुछ चीजों को बाय फिगर तरीके से देखते हैं। अब देखिए यही 3 और 4 का मैं बात कर रहा हूं। तो ये कितना आएगा बाबू, 3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर जो कि 25 होगा, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, यानी 5 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन जनरली 3 और 4 को हम लोग डिस्टेंस अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने घर से दफ्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है तथा फिर वापस आता है, जाता है 10 किलोमीटर की, अपने ऑफिस है, उसके घर की जो दूरी है, घर से जो ऑफिस की दूरी है वो 10 किलोमीटर की है, तो 10 किलोमीटर जाता है और फिर वापस आता है, तो इस वस्तु का विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाएगा, क्योंकि वो जहां से चला फिर वहीं पर आ गया। ठीक है, जहां से चला फिर वहीं पर आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और डिस्टेंस हो गया वो 10 और 10 20 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 10 और 10 20 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये सब जो चीजें हैं वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। यहाँ पर अब जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप। सबसे पहले हम लोग दूरी की बात करेंगे, देन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो पहला यह है कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। यानी जो भी वस्तु मोशन में होते हैं, जितनी दूरी वो तय करता है, उस वस्तु को हम लोग, जो तय की गई दूरी डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी यानी डिस्टेंस बोलते हैं। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। जैसे मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि ये और ये जो दूरी है वो तय की गई डिस्टेंस, और यहां से जो है कि अगर हम यहीं पर डायरेक्ट चले जाएं तो ये कम समय लगेगा और कम डिस्टेंस से लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक, दूसरा जो है, गतिमान वस्तु के लिए दूरी का मान ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है। यानी कि जो मोशन में है उस वस्तु का जो दूरी होगा, जो मोशन में है ना, दूरी को लेकर मोशन में है, तो उसकी विस्तार कभी भी वो 0 नहीं हो सकता है और निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है तो आगे ही जा रही है, पीछे की ओर तो जाएगी नहीं। लेकिन जो विस्थापन है उसमें जो है कि ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी नहीं, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं विस्थापन में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे पॉजिटिव, कैसे निगेटिव और कैसे 0 हो सकता है, तो मैं आपका इसका उदाहरण देता हूं, आप अच्छे से उसको क्लियर कीजिएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि आप अपनी गाड़ी लेकर सीधी रेखा में चलते जा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है,
जिधर आप जाना चाहते हैं उधर आप जा रहे हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव है। दूसरा, मान लीजिए कि छोटी गाड़ी है किसी का और वो गाड़ी जाकर किसी बड़े गाड़ी से टकरा जाती है, तो आप देखेंगे कि जो छोटा वाला गाड़ी है वो बहुत पीछे की ओर बैक कर जाता है, मतलब कि फेंका जाता है। ठीक है। या आपने कभी देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि तेज अगर हम लोग चल रहे हैं और कोई इधर से व्यक्ति आगे धीरे से अगर हमारी टकराव हो जाती है, तो पीछे की ओर जो है ना कि टकरा तो पीछे की ओर जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दूर जाता है। आपने भोजपुरी फिल्म तो जरूर देखा होगा। भोजपुरी फिल्म में जो है ना कि जो है कि कोई पैट मारता है हीरो, तो जो विलेन होता है चाहे वो क्यों मोटा क्यों ना हो, ठीक है, वो बहुत दूर फेंका जाता है। हालांकि भोजपुरी फिल्म को आप उदाहरण नहीं दे सकते हैं क्योंकि टोटली भैया एकदम पूरा साइंस ही खत्म कर देता है। ठीक है। अगर आज के डेट में अगर न्यूटन जिंदा होते हैं और जितने भी साइंटिस्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट आर्किमिडीज सब जिंदा होते हैं, तो हमको लगता है कि भोजपुरी फिल्म देखकर वो लोग अपना कपार फोड़ कर मर जाते हैं। ठीक है। खैर, तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस तरीके से जब कोई वस्तु अपने डायरेक्शन से किसी बड़े डायरेक्शन से किसी बड़े फोर्स से टकराने के बाद पीछे की ओर बैक कर जाता है, तो हम लोग निगेटिव हो जाता है। और जिस जगह पर जाने के बाद उसी जगह पे आ जाने का मतलब होता है उसका पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। यानी कि वो उसके इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यह पथ की यानी दूरी जो है पथ की आकृति पर निर्भर करता है, वो किस तरीके से वो जा रहा है। और ये पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि सर्कल है कि जो है टेढ़ा रास्ता है, सीधा रास्ता है, उसको डिपेंड नहीं करता है। आराम से बने रहिएगा, काफी लंबा ये चैप्टर होने वाला है। एक समान गति और असमान गति के रूप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक समान गति जो है वो क्या गलत है और असमान गति क्या गलत है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला, एक समान गति को इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन के रूप में जाना जाता है। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल यानी कि हर 1 घंटा 2 घंटा, हर 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे, यानी कि एकदम समय का जो अंतराल है वो एकदम सेम है। ठीक है। नियत दूरी तय करती है, यानी कि एकदम एक खास डिस्टेंस तय करती है, तो उस वस्तु को एक समान गति के रूप में कहा जाता है। यानी कि अगर हम 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, तो अगर हमारी दूरी जो है, अगर हम गाड़ी 1 बजे स्टार्ट किए तो 1 से लेकर 2 घंटे में अगर हम 40 किलोमीटर की दूरी तय किए, तो 2 से 3 घंटे में भी हम 40 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और टोटल दूरी जो हो जाएगी वो हमारी 80 किलोमीटर की हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के रूप में जानते हैं। अब क्या है, यदि कोई बस उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यदि कोई बस 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी करती है और दूसरे घंटे में भी वो 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ऐसे मोशन को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी पढ़ लेंगे, जिसका हिंदी होता है असमान गति। यानी यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, यानी दूरी जो टाइमिंग लग रहा है वो 1 1 घंटे का ही लग रहा है। ठीक, कभी 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो खाली रास्ता मिलने की वजह से वो दूसरे घंटे में जो है कि 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। जैसे अगर आप मान लिया जाए कि भीड़ भाड़ वाली जगह को एग्जाम्पल ले लें, आप हाईवे से चल रहे हैं तो बहुत स्पीड चल रहा है, यहाँ समय कम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप मार्केट में इन करते हैं भीड़ भाड़ हो जाती है, तो आपको यहाँ आप जो है ना कि हर 1 घंटे में आप जज कर रहे हैं, तो आप 1 घंटे में देख रहे हैं कि आप यहाँ 40 किलोमीटर पहुंच जा रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर 1 घंटे में कहाँ पहुंच रहे हैं, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहे हैं भीड़ भाड़ की वजह से। तो ऐसे गति को, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं असमान गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल में एक कार को भीड़ वाली गलियों से गुजरना तथा मनुष्य का पार्क में टहलना आदि, ये सब क्या है, असमान गति है। असमान गति है जिसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चाल। चाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि चाल का जो इंग्लिश होता है वो स्पीड होता है। तो यहाँ से हम लोग अभी स्पीड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की स्पीड कहते हैं, यानी चाल कहते हैं।
यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी भी दूरी हम अगर तय करते हैं समय के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे के रिस्पेक्ट में, 1 मिनट के रिस्पेक्ट में, 1 सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग उस वस्तु की स्पीड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात की जाए कि अगर मैं 5 किलोमीटर की दूरी है ना 1 घंटे में तय करता हूँ, 1 घंटे में तय करता हूँ, तो मेरी जो स्पीड होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर होगी 1 घंटे। अगर मैं 5 मीटर की दूरी तय करता हूँ 1 सेकंड में, तो 5 मीटर पर सेकंड का लाएगा। ठीक है, इस तरीके से यानी एकांक समय आप समझ गए पर आवर, यानी 1 घंटे में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम उसका स्पीड कहते हैं। क्लियर है। और स्पीड बराबर जो फॉर्मूला बनता है वो होता है डिस्टेंस बाय में टाइम। क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय में टाइम। यह एक जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। क्या होता है? स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो हमेशा मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड जो होता है उसका एसआई यूनिट होता है किसका? स्पीड का। क्लियर है। ये हमेशा जो रहता है कि पॉजिटिव होता है ना, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके भी कई टाइप्स है, उस टाइप्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो स्पीड के जो टाइप्स होते हैं वो जो है, पहला एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई वस्तु है ना निश्चित समय अंतराल पर, यानी कि इक्वली समय अंतराल पर एक समान दूरी तय करती है, तो इसे हम लोग एक समान चाल कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यानी 4 किलोमीटर अगर 1 घंटे में तय की गई है और दूसरे घंटे में भी 4 किलोमीटर ही तय की गई है, तो इसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ आ रही है? क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग का जो है दूसरा जो टाइप्स है वो असमान चाल का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जब हम लोग बात करें कि जब हम लोग अगर मान लीजिए पहले आवर में हम लोग 4 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं और दूसरे आवर्स में हम लोग क्या किए हैं, 3 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं, 3 किलोमीटर। अब देख सकते हैं कि टाइम तो सेम रहा लेकिन डिस्टेंस क्या रहा? असमान रहा। यानी कि समान समय पर एक असमान दूरी को तय करना है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। दूसरा आता है एवरेज स्पीड, यानी कि वस्तु की औसत चाल। जब हम लोग टोटल औसत चाल बराबर एवरेज बराबर हमेशा जो है टोटल डिस्टेंस, टोटल जितना भी डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस बटे में जितना ही कवर करने में टोटल टाइम लगा है उसको हम लोग एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं, टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, देख सकते हैं आप लोग। औसत चाल बराबर जो होता है तय की गई कुल दूरी बटे में कुल समय अवधि, जितना भी समय लगता है उसको, है ना। और जो स्पीड चाल का होता है वो वेलोसिटी बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय में टाइम होता है ना। जब एस दूरी हो और टी समय लग रहा हो। एक एग्जांपल के रूप में आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन यह है कि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार जो है वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल जो अगर आप 100 किलोमीटर जो है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 100 किलोमीटर है, उसको 50 2 से क्या कर लेंगे आप डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड करने में कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। कार पूरे समय में 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नहीं चली होगी। यानी करने का मतलब कि हम लोग एवरेज इसको निकाले हैं, कहीं 40 हुआ हो तो कहीं 60 हुआ होगा, कहीं 50 तो कहीं 55 हुआ होगा। इस तरीके से एवरेज जो निकल रहा है, ये निकला कि 2 घंटे मुझे टाइम लग गया टोटल, और मैंने कितने दूरी तय किया? तो 100। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या हो गया? 100 बाई में 2 इन टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, यानी कि हम लोग एवरेज बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज में ये नहीं होता कि एक समान, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में अंतर होता है। क्लियर है। एक और भी मोशन जो स्पीड होता है इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, तत्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी ये होता है क्या, बस में किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु के तात्क्षणिक चाल कहते हैं।
यानी कि जब कभी आप बहुत स्पीड में बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट काम में जा रहे होते हैं तो आप करते हैं कि काफी लेट हो गया हो तो कभी काफी स्पीड चला देते हैं, कभी आराम से चलाते हैं, हुले ले करके चलते हैं, है ना, बहुत अच्छा गाना गाते चलते हैं, मुस्कुराते चलते हैं, गुनगुनाते चलते हैं। तो ऐसे स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंतर्गत रखते हैं। आई थिंक कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो चलते हैं वेग पर चलते हैं, जिसका इंग्लिश होता है वेलोसिटी। यानी कि देखिए स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय में टाइम होता है, और जबकि वेलोसिटी बराबर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम होता है। यानी गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, निश्चित दिशा मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग निश्चित डायरेक्शन की ओर चलते हैं। तो निश्चित दिशा में तय की दूरी को हम लोग क्या और बटे में समय अंतराल यानी टाइम को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर जो होता है, यानी वेलोसिटी को जो है हम लोग v से इंडिकेट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से, और t को टाइम से, यानी कि हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी बराबर स्पीड डिस्टेंस बाय में टाइम। और इसको इसके लिए भी SI यूनिट जो है ना मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर ऐसे ही होता है। क्लियर है? और ये जो स्पीड वेलोसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें जो है ना डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। जो वेलोसिटी के जो टाइप्स हैं वो क्या है वो समझिएगा। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय के समान रूप में विस्थापित होती है तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। यहाँ मैं टाइमिंग लिख रहा हूँ, ये टाइमिंग मान लीजिए और डिस्टेंस मान लीजिए, है ना। यानी कि यहां से 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, यानी हम लोग सब समय आप देखें कि इन सभी घंटों में एक एक घंटे का अंतराल है। आप समझ रहे हैं? और ये 1 घंटा का जो है वो ये 2 किलोमीटर तय किया गया, तो यहाँ भी 2 किलोमीटर तय किया गया, यहाँ भी 2 किलोमीटर तय किया गया। तो आप देख सकते हैं कि एक समान, यानी यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित यानी समान दूरी तय करती है, तो ऐसे मोशन को हम लोग वेग कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रूप में जानते हैं। क्लियर होगा? तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पर, जो दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी यदि कोई गतिशील वस्तु, कोई भी मोशन वाली जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, अगर किसी भी निश्चित दिशा में, है ना, एकदम एक समान समय पर यानी एक एक घंटे के इंटरवल पर असमान दूरी को तय करती है, असमान दूरी यानी कि असमान विस्थापित होती है, डिस्प्लेसमेंट को तय करता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? दूसरा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को बोला जाता है हम लोग किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापित टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्लियर होगा? तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग दूसरे शब्दों में निकाल सकते हैं इनिशियल, यानी कि u को हम लोग इनिशियल स्पीड कहेंगे, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, और v से हम लोग फाइनल वेलोसिटी को दर्शाएंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल प्लस एवरेज बाय में 2। ठीक है, यहां से आप लोग निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी। u वस्तु की प्रारंभिक वेग है, v वस्तु का अंतिम वेग है, यानी फाइनल है। क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग नए टॉपिक पर, यानी कि डिफरेंस देख लेते हैं। चाल तथा वेग में क्या अंतर है, तो देख लेते हैं क्या अंतर है। तो चाल जो होता है, यानी चाल को हम लोग स्पीड कहते हैं और वेग को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, इसको s कहते हैं और इसको v कहते हैं। गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, है ना, यहाँ दूरी है, याद रखिएगा यहाँ दूरी है और यहाँ पर जो है वो विस्थापन है, यानी कि डायरेक्शन में होता है और ये नॉन डायरेक्शन में होता है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है, यानी कि सदिश राशि ऐसे राशि को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं सदिश राशि कहते हैं, और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो यानी रिजल्ट हो, ऐसे को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिमाण के बराबर अथवा अधिक हो सकता है, यानी किसी वस्तु का जो चाल है उसके वेग के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। वेग का परिमाण चाल से अधिक नहीं हो सकता है, जो वेलोसिटी है वो कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता है।
इसमें औसत चाल नियत रहती है और इसमें औसत चाल नियत नहीं होती है, शून्य भी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से एवरेज स्पीड जीरो भी हो सकता है। चाल का मतलब यहाँ पर स्पीड हमेशा जो होता है कि वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ जो वेलोसिटी वो है वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, तो तीनों फॉर्म में प्राप्त होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यह है कि वेग में परिवर्तन के दर यानी त्वरण। अब हम लोग यहाँ से त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होता है वेग में परिवर्तन के दर यानी कि त्वरण, एक्सेलरेशन के बारे में, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ना एक्सेलरेशन, यानी गतिमान कोई भी वस्तु के वेग में जो डिफरेंस आती है, परिवर्तन आता है, जो चेंजेस आती है, ऐसे ही चेंजेस को हम ना समय के रिस्पेक्ट में उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो त्वरण, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं त्वरण, और त्वरण में आएगा वेग में परिवर्तन यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे में टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, समय के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई में t, जहां v फाइनल स्पीड है और u इनिशियल स्पीड है और t टाइम है। तो आई थिंक अब लोग क्लियर होगा एक्सेलरेशन। मैं फिर से एक बार एक्सेलरेशन के बारे में बता दे रहा हूँ कि एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, जो फाइनल स्पीड होता है और जो इनिशियल स्पीड के जो डिफरेंस होगी, जो फाइनल स्पीड यानी कि अगर मैं 30 से स्टार्ट किया हूँ और मैं 50 की स्पीड में चला रहा हूँ, तो 30 और 50 के बीच में जो डिफरेंस आया है 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर पर घंटा, तो उसको और टाइम के रिस्पेक्ट में आया हुआ है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर यानी टाइम का स्क्वायर चढ़ता है। क्लियर है, क्यों चढ़ता है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकंड में बता रहा हूँ, तो जाहिर से बताए वेलोसिटी माइनस यू का यूएसआई यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकंड होगा, और टाइम का क्या होता है सेकंड होता है, तो टाइम जो होता है वो मीटर और नीचे में सेकंड इंटू सेकंड, इसलिए ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है। वेग में परिवर्तन के जो दर है त्वरण, उसके और भी बहुत सी चीजें हैं, यानी कि मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि ये वेलोसिटी है इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी होगा क्योंकि इसके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसका ऐसा यूनिट हम जस्ट निकाले मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और ये तीनों फॉर्म पाते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तीनों फॉर्म को प्राप्त करता है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। यदि त्वरण का वेग, यदि त्वरण वेग की दिशा में है यानी कोई भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो इसे हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, और उसके विरोध में उल्टा है तो उसे हम लोग निगेटिव बोलेंगे, और उसी के बराबर है तो उसे हम लोग जीरो बोलेंगे। पृथ्वी की ओर गिरती हुई एग्जाम्पल में अगर बात करें हम लोग एग्जाम्पल की, तो पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु को का वेग बढ़ता जाता है तब वेग की विपरीत दिशा में वस्तु का वेग ऋणात्मक हो जाता है। अर्थात यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो वस्तु का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और बढ़ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन के भी बहुत से प्रकार हैं। तो पहला जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये अच्छे समझिएगा। यदि किसी गतिमान और गतिशील पिंड के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन हो, माने एकदम समान रूप से स्पीड चेंजेस कर रहे हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे एग्जांपल में पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण यानी जिसको हम लोग जी कहते हैं, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक समान त्वरण का एग्जांपल है ये। आई थिंक आप लोग को बढ़िया से क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग कहते किसको हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं जब किसी भी वस्तु में के डिस्टेंस में, है ना, एक समान समय में, है ना, जो चेंजेस आती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है कांस्टेंट रूप में, है ना, हमेशा 2 किलोमीटर पर घंटा ही बढ़ रहा है, हमेशा 2 किलोमीटर पर घंटा ही बढ़ा रहा है ना, एक समान रूप से स्पीड जो बढ़ता है हर घंटे, हर समय, हर मिनट, हर सेकेंड दो मैंने बढ़ेगा, दो का हमेशा बढ़ रहा है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एकदम एकदम इक्वली बढ़े,
ठीक है, तो इसने कि पहले वाले में दो, पहले सेकंड में 2 बढ़ाए तो दूसरे सेकंड में 3 बढ़ा दिए, तो चौथे सेकंड में 4 बढ़ा दिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, हमेशा 2-2 रहेगा। दूसरा है नॉन इन्फॉर्मेशन। यदि समान समय अंतराल में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक मिनट में अगर वो 2 किलोमीटर पर मैंने चला लिया, तीसरे मिनट में भी 2 किलोमीटर चला, तो ये इन्फॉर्म मोशन हुआ। लेकिन पहले वाले में 2 चलाया और दूसरे वाले में 3 चला दिया और चौथे वाले में मैंने 5 चला दिया, तो ये नॉन इन्फॉर्म मोशन हुआ, क्योंकि शुरुआत में मैंने 2 बोला, फिर मैंने बोला 1, फिर मैंने बोला 3। यहाँ पर जो है कि समय अंतराल जो है ना अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या है कि हम लोग असामान्य नॉन इन्फॉर्मेशन कहेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, जितना भी टोटल परिवर्तन है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसे जितना भी लगा गया समय है उसे जो डिवाइड देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? किसी विशेष क्षण पर यानी किसी खास समय पर हम लोग स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल में अक्सर ये कॉलेजों में देखने को मिलता है कि जब जो होती है कि किसी भी हीरो की अगर गर्लफ्रेंड आती है, तो हीरो जो है वो स्पीड को बहुत बाइक को स्पीड कर लेता है ना? कुछ समय के लिए स्पीड को बाइक कर लेता है कि मैं बहुत स्पीड चलाता हूँ, मैं हीरो हूँ, ये दिखाने के लिए फिल्मों में आप देखे होंगे। तो ऐसे समय को, ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के रूप में यानी तात्क्षणिक त्वरण के रूप में कहते हैं। एक समान एक्सेलरेशन के लिए कुछ इक्वेशंस भी दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे न्यूमेरिकल्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो पहला आपको मालूम होगा कि v जो है वो फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड यानी वेलोसिटी, और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन, और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दर्शाएगा, डिस्टेंस को। ठीक है, और a फॉर एक्सेलरेशन। आई थिंक आप लोग समझ में गया। तो पहला इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा जो है वो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो है यू स्क्वायर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और इन दोनों से मिलाकर जो है एक नया बना हुआ है s बराबर हाफ u प्लस v टी। ठीक है, u प्लस v इंटू टी। तो आई थिंक आप लोग को ये तीनों चारों जो इक्वेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब ये तो रहा स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर मान लिया जाए कि ऊपर से नीचे की ओर आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है ग्रेविटी के कारण होता है, तो हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से होता है, जिसका वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको हम लोग अप्रोक्स हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे भी केवल जी जो है वो जी जो है वो ए के बराबर होगा, जहां जहां ए होगा वहां जी लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर पहला जो हमारा v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी जहां जहां a है वहां वहां g लगा देंगे। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ 2as होता है ना, वहां gh लगेगा। क्लियर है? यहाँ s बराबर जो है s बराबर h के रूप में है, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर हाइट। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर रहा है। जी जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो नेगेटिव होगा, और नीचे की ओर डायरेक्शन ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में आता हुआ नजर आएगा, नीचे की ओर आता नजर आएगा, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अब हम लोग कुछ ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे, है ना? तो किसी भी गतिमान पिंड की गति का विश्लेषण के लिए दूरी समय, विस्थापन समय या वेग समय के मध्य ग्राफ खींचकर गतिमान पिंड को स्थितियों को भी क्षण ज्ञात की जा सकती है। पहला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो दूरी समय ग्राफ की बात करने जा रहे हैं। मैं आपको फिगर के माध्यम से भी समझाऊंगा। समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग दर्शाते हैं। आप समझिए, एक समान से चले गए गतिमान किसी वस्तु की दूरी समय
दूरी समय ग्राफ समक्ष न्यून कोण बनाती है एक सरल गति, जैसे दूसरी दूरी समय ग्राफ एक समान चल से यानी कि सेम स्पीड से चला गया है, कांस्टेंट स्पीड से चला गया है, तो ऐसे में क्या है, एक घंटा में वो अगर एक घंटा में देख सकते हैं यहाँ पर कि एक घंटे में 8 किलोमीटर दूरी तय की गई है, 8 मीटर एक सेकंड में, तो दूसरे सेकंड में 16। आप समझ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है, 8 ही है, 0 से ये 8 हुआ, फिर अगर हम लोग देखें तो 24, तो यहाँ भी क्या है 8 का डिफरेंस है, 24 से 32 सेकंड तो भी 8 का डिफरेंस है, और यहाँ भी देखा जाता है 1 घंटे का पहले डिफरेंस रहा, फिर 1 सेकंड का डिफरेंस रहा, फिर 1 सेकंड का डिफरेंस रहा, यहाँ भी 1 सेकंड का डिफरेंस रहा, और यहाँ भी 1 सेकंड का डिफरेंस रहा। तो हर सेकंड पर एक समान दूरी तय किया जाए तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड का जो क्या होता है कि डिस्टेंस डायरेक्टली पोर्शन होता है टाइम के, तो डिस्टेंस बढ़ेगा जाहिर सी बात है टाइम बढ़ेगा, इसलिए इसका हमेशा ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, सीधी रेखा में होता है, स्ट्रेट होता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। दूसरा है असमान, अगर मान लीजिए कि असमान हो तो क्या होगा कि अगर टाइम हमारा बढ़ रहा है फिर भी हम लोग डिस्टेंस को जो है ना या तो रोक दें या पीछे नीचे की ओर ला देंगे, तो ये हो सकता है ना, या स्पीड बहुत बढ़ा दें अचानक एकदम एक ही समय उसी समय पर जो है स्पीड बढ़ा दिए हैं, या फिर हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या होता है, ये ग्राफ है, ठीक है। दूरी समय ग्राफ, अगर विरामावस्था में किसी भी वस्तु की दूरी समय ग्राफ अथवा समक्ष समांतर सरल रेखा होती है, अगर मान लिया जाए कि अगर हम रुके हुए हैं तो कितना भी समय बढ़ते जाए हम उतना का उतना ही पढ़ाएंगे, है ना, हम कोई भी हमारी दूरी नहीं बढ़ेगी, हम उतना ही पढ़ाएंगे। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं, ऐसा जो फिगर बनेगा वो आपका बनेगा दूरी समय का ग्राफ है। कंडीशन क्या है कि जब रेस्ट में कोई भी वस्तु रहेगा और डिस्टेंस और टाइम के बीच में आप लोगों को कोई ग्राफ खींचना होगा तो इसे हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, जो कि समांतर के रूप में। तो हम लोग आ चुके हैं अब वेग समय ग्राफ पर, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे क्या है क्या नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि वेग समय ग्राफ यानी समय के साथ वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है, यानी समय के साथ वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम दिखाने के लिए वेग समय ग्राफ का सहारा लेते हैं, नहीं उस वेग समय ग्राफ के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस ग्राफ में समय को हम लोग एक्स एक्सिस पर, यानी आप मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो एक्स एक्सिस है वो ये है और जो वाई एक्सिस है वो ये है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक्स अक्ष पर समय को और वाई अक्ष पर हम लोग वेग को लेते हैं। और इसके अलग अलग जो है ना कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप्स हैं कि अलग अलग तरीकों से इसको दिखाया जाता है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, मेरा जो पहला पॉइंट है वो यह है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मोशन करता है यानी कि गतिमान होती है, तो उस समय के साथ वेग समय ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है कि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि एकदम सेम के सेम रहेगा, कहीं भी एकदम पैरेलल, समय के साथ वो पैरेलल बनाएगा, यानी एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी 30 किलोमीटर पर घंटा, तो 30 किलोमीटर पर घंटे है तो वही 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ही वो चल रहा है ना, और समय के साथ जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही है वो उधर की ओर से बढ़ते चल जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा कभी भी कांस्टेंट स्पीड की बात की जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की जाएगी, तो समय के साथ ये हमेशा पैरेलल बनेगा, यानी समांतर सीधी रेखा होती है एक्स अक्ष के साथ। और एक शख्स पे क्या होता है, टाइम होता है। क्लियर है आई थिंक। तो चलते हैं नेक्स्ट पर हम लोग। अब दूसरा जो टाइप आता है जो वेग समय ग्राफ का, वो होता है कि एक समान त्वरित गति के लिए अरे और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी रखे हैं और यहाँ पर टाइम रखे हैं, तो वेलोसिटी और टाइम के साथ साथ क्या मतलब बढ़ते, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता चल जाएगा। आप देख सकते हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ता चला जा रहा है, यानी हम लोग यहाँ पर 1 2
3-4 किलोमीटर पर घंटा रख रहे हैं, और इधर भी हम लोग 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे रख रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो आपका जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन में बनेगा। जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो है जब किसी भी वस्तु की गति में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तब, यानी कि असमान त्वरण होता है, तब उसका वेग अनियमित रूप से बदलता रहता है। वेग समय ग्राफ एक वक्र यानी कि कर्व लाइन बनाता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है तब। यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं जब 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से बढ़ा, तो दूसरे घंटे में वो 3 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ा, तो चौथे घंटे में फिर वो 3 ही रहा, है ना। यानी कि असमान तरीके से कहीं 2 बढ़ रहा है तो कहीं 1 बढ़ रहा है, तो कहीं 3 बढ़ रहा है, तो कहीं 4 बढ़ रहा है, ऐसे। इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हैं। तो ऐसे ग्राफ को दर्शाने के लिए हम लोग कर्व का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कर्व हम लोग एक्स एक्सिस की ओर दिखाएं या वो वही कर्व हम लोग वाई एक्सिस की ओर दिखाएं। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा कंडीशन आता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई भी वस्तु मोशन में है तो वेग समय ग्राफ टेढ़ी मेढ़ी भी बना सकता है। जैसे कभी वो जैसे आप भीड़ भाड़ वाले इलाके के लिए कंडीशन है कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग भीड़ भाड़ इलाके में हैं, कभी हम लोग 20 की स्पीड से हो जा रहे हैं, तो कभी 10 की स्पीड से हो जा रहे हैं, तो कभी हम लोग 40 की स्पीड से हो जा रहे हैं, तो कभी हम लोग फिर 20 पे आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा टेढ़ी मेढ़ी रेखा। कैसी बनेगी? टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगी। ठीक है, ना कर्व, ना स्ट्रेट, ना पैरेलल, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी ये। क्लियर है? जिग जैग बनेगा ये। तो कब? जब वेग और समय का ग्राफ बना रहे हैं तब। वेग समय ग्राफ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गतिमान वस्तु का विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है। यानी वेग और समय के माध्यम से जो डिस्प्लेसमेंट कवर की जा रही है उससे डिस्प्लेसमेंट आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल गतिमान वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। यदि ग्राफ का ढलान धनात्मक है यानी पॉजिटिव है ना, तो त्वरण भी धनात्मक होगा। यानी कि याद रखिएगा कि अगर वो पॉजिटिव की ओर उसका स्लोप है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि ग्राफ का ढलान निगेटिव है तो त्वरण भी यानी एक्सेलरेशन भी क्या होगा? निगेटिव होगा। इस बात से तुम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस पे आती है। अब हम लोग यहां से चलते हैं वेग समय ग्राफ से के विस्थापन का निर्धारण। अब यहां पर जो है किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन उसके वेग, समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब अच्छे समझिए इसको। किसी निश्चित समय अंतराल पर की कांस्टेंट टाइम पर, है ना, जो 1 घंटे 12 से 1, तो इसके बीच में 1 घंटे का अंतराल है, उसे हम समय अंतराल कर रहे हैं। में वस्तु का विस्थापन उसके वेग, समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति, ये जो घिरी हुई आकृति आप देख रहे हैं यही आकृति की बात की जा रही है, घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मैं इसे समझा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ सरल रेखा ए भी प्राप्त होती है। समय है t2 पर वस्तु का वेग है तथा वेग समय ग्राफ पर इसके संगत बिंदु C एवं D चित्र में है। आप देख सकते हैं C और D। अब इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, जो फॉर्मूला बनाएंगे, तो समय अंतराल क्या हो गया? t2 माइनस t1, यानी कि जो 12 से 1, तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक में से यानी इसको हम लोग 24 आवर में तो 13 हो जाएगा, और 13 आवर्स को अगर हम 12 आवर्स में से घटाएंगे तो हम लोग 1 आवर आ जाएगा। कितने समय लग गया? तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं, तो 1 घंटे का समय लगा। ठीक है, जो कि EF दर्शा रहा है, और वेग जो है भी वो FC को दर्शा रहा है। तो वस्तु का जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू क्या होता है? टाइम। होता है वेलोसिटी इनटू टाइम।